हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। अब तक हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, क्रिस्टल बाइंडिंग। ये जो टॉपिक है वो प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके अंदर थ्योरी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सुनना है। तो बात करते हैं अपन आज क्रिस्टल बॉन्डिंग की। क्रिस्टल आबंधन। क्रिस्टल हम पढ़ चुके हैं, होता क्या है। अब हमें पता है कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है, मैटर है, वो किन से मिलके बना होता है, परमाणु या अणुओं से मिलके बना होता है। और हमें पता है इस नेचर के अंदर नोबल गैसेज के अलावा बाकी ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जो फ्री स्टेट में रह सकता है। जो नोबल गैसेज होती हैं वो किस स्टेट में पाई जाती हैं, हमारी फ्री स्टेट में पाई जा सकती हैं, अर्थात वो मोनो एटॉमिक होती हैं। जैसे हमारी कौन सी होती हैं नोबल गैसेज, नियोन है, जिनोन है, ये हमारी क्या होती हैं, नोबल गैसेज होती हैं, जो किस रूप में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में, अर्थात वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़े रहते हैं, किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। क्लोरीन है, ये भी हमारी डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। और भी है, जैसे नाइट्रोजन है, वो भी हमारी क्या है, डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है, अर्थात ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, एक सिंगल एटम के रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जब दो एटम आपस में जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। जैसे अपने दो एटम हैं, ये दो एटम जब एक दूसरे के पास आएंगे तो इन दोनों के मध्य बॉन्ड, एक बंध बनता है। उस बंध के अंदर ये कुछ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से जो परमाणु हैं वो आपस में क्या रहते हैं, बंध बनाते हैं। इन बंधों को हम इन जनरल रासायनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इन बॉन्ड्स को बनाने के पीछे वजह क्या है, वो वजह है इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल है, उसके कारण ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और बंध बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा फोर्स और क्या हो सकता था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। लेकिन ये जब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, नेग्लिजिबल। मैग्नेटिक फोर्स का नेग्लिजिबल होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में 10 की घात 39 टाइम्स वीकर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है, इसलिए इसका इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है इस बॉन्डिंग के लिए वो कौन है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हमें सबसे सिंपलेस्ट एटम की बात कर लेते हैं, जो क्या है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है वो जो पीरियोडिक टेबल है उसका सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है। सिंपलेस्ट का मतलब ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन होता है। अब ये हाइड्रोजन है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस है वो डाइएटॉमिक होती है, H2 के फॉर्म में होती है। तो ये H2 कैसे बन रहा है, अब हमारे पास क्या है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम और है। क्या है, दूसरा हाइड्रोजन एटम और है, जिसमें भी क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं वो हमें देखना है। ये भी हमारा हाइड्रोजन एटम है और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोजन का
मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये दो एटम हैं मिलके अणु बनाएंगे। अब देखो, जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम दूर दूर हैं, क्या है, दूर दूर हैं, तो इनके मध्य किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है। क्या होगा, जब ये क्या है, इनके बीच की दूरी है वो इन्फिनिटी है, तो फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कोई फोर्स इनके मध्य नहीं लगेगा। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे पास आते हैं तो क्या होगा, आप जानते हो कि जो समान आवेश होते हैं उनके मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत आवेशों के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब देखो इसमें क्या है, एक नाभिक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक नाभिक एक इलेक्ट्रॉन। नाभिक हमारा कैसा है, धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है, ऋणावेशित पार्टिकल है। जब ये एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये जो इसका नाभिक है वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेगा, तो रिपेल करेगा तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। इसी तरीके से इन दोनों के न्यूक्लियस हैं वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास कितने फोर्स हो गए, 4 हो गए। इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहे हैं एक दूसरे को। इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को खींच रहा है इधर। इसका जो नाभिक है वो इसके नाभिक को रिपेल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो आकर्षण बल है वो प्रभावी होगा। क्या होगा, आकर्षण बल है प्रारंभ में वो क्या होगा, प्रभावी रहेगा। अर्थात आकर्षण बल का मान है वो प्रतिकर्षण बल की तुलना में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये धीरे धीरे क्या आएंगे, पास आएंगे। तो अब ये जो आकर्षण बल है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आकर्षण बल है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F क्या होता है, K/Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R कैप होता है कि नहीं होता। Q1 Q2 क्या है, दो आवेश हैं। जब हम इसका परिणाम निकालते हैं तो आवेश को चिन्ह के साथ रखते हैं। तो ये जब अट्रैक्टिव फोर्स हमारा कौन सा है, इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, नेगेटिव आएगी। अर्थात आकर्षण बल की वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। प्रतिकर्षण बल है वो कैसा होगा हमारा, प्रतिकर्षण बल है वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों नाभिक और नाभिक के मध्य लग रहा है तो दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब ये दूर दूर हैं तब कोई फोर्स नहीं लग रहा, धीरे धीरे क्या आएंगे, नजदीक आना शुरू करेंगे तो इनके मध्य दो प्रकार के बल प्रभावी हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो आकर्षण बल हो जाएगा और एक प्रतिकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, प्रभावी इन दोनों के मध्य हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग में आकर्षण बल प्रभावी रहेगा तो धीरे धीरे ये नजदीक आते चले जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी उस समय प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। F पॉजिटिव है वो F नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, साम्यावस्था की कंडीशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, साम्य अवस्था की स्थिति कहेंगे। इस स्थिति में होगा क्या, दोनों के मध्य फोर्स क्या हो गया है, बराबर हो गया है। पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब दोनों परमाणु हैं वो किसी एक फिक्स दूरी पे आके क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्योंकि उस स्थिति में उनका जो क्या कहते हैं अपन उसको,
रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो गया है, 0 हो गया। तो उस स्थिति में दोनों रुक जाएंगे और उस समय जो उनकी दूरी रहेगी, उन दोनों परमाणुओं के मध्य जो दूरी रहेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी बंद लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बंद लंबाई कहलाएगी। और ये दोनों आपस एक निश्चित दूरी पे आ गए हैं, उस समय साम्य अवस्था की स्थिति में ये कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा रिलीज करेंगे। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी उसको हम कहते हैं। ये बात की है हमने किसकी, एक सिंपलेस्ट एटम है हाइड्रोजन। अब इन दोनों का ग्राफ और मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, जब फोर्स है वो किस तरीके से इनके मध्य होगा और पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से। जो मैंने पॉइंट बताए उन्हीं पॉइंट के बेस पे हम इनकी क्या निकाल लेते हैं, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास दो एटम है, सपोज करो ये जब हमारी स्थिति है इसको हम मान लेते हैं अनंत स्थिति है। जब हम परमाणविक लेवल पे बात करते हैं उस समय अनंत स्थिति का मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे कि यहाँ से लेके और अनंत कोई मान लो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, उसका मतलब वो नहीं होता है। क्योंकि एटम की साइज हमारी किस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रम ऑर्डर की होती है। तो उसके लिए तो अगर हम 1 मीटर की दूरी है वो भी क्या है, अनंत के बराबर है। किसके बराबर है, अनंत के बराबर। सपोज करो यहाँ पे जब दोनों एटम हैं, एक एटम ए है और एक एटम बी है हाइड्रोजन के, उस समय इन दोनों क्या है, अनंत दूरी पे है, तो इनके मध्य कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे इनकी मध्य फोर्स क्या है, 0 है। जैसे जैसे ये नजदीक आ रहे हैं, ये देखो इस स्थिति में नजदीक आ गए हैं दोनों, वो स्थिति हमारी यहाँ। इस स्थिति में क्या होगा, आकर्षण बल भी लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। तो आकर्षण बल है वो देखो हमने देखा है, आकर्षण बल क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब आकर्षण बल हमारा इस दिशा में चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, नेगेटिव दिशा में। इधर में फोर्स है हमारा और ये दोनों परमाणुओं के मध्य क्या है, दूरी है। कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब ये देखो नेगेटिव है हमारा आकर्षण बल और पॉजिटिव हमारा क्या है, प्रतिकर्षण बल है। प्रतिकर्षण बल भी देख लेते हैं हम। प्रतिकर्षण बल पॉजिटिव है, जब दोनों नजदीक आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल क्या करेगा, पॉजिटिव दिशा में बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये तो हमारा क्या है, प्रतिकर्षण बल, जिसको मैं F पॉजिटिव कह देता हूं, ये F नेगेटिव है, जो हमारा क्या है, क्या है, ये आकर्षण बल है। रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का, वही प्रतिकर्षण और जो हमारा आकर्षण बल है, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या देखा था हमने, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जिसको हमने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो स्थिति सपोज करो हमारी क्या है, इस प्रकार से है और यहां जाके ये इनका F रिजल्टेंट है। इस पॉइंट पे इनका फोर्स क्या हो गया है, 0 हो गया है। ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है, ये इसी दिशा में क्यों जा रहा है, ये इसी दिशा में क्यों जा रहा है, क्यों, हमें पता है F इज क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब R का मान घटेगा तो फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव दिशा में बढ़ेगा और नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव दिशा में। तो इसका मतलब प्रतिकर्षण बल है वो पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है, और जो आकर्षण बल है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव दिशा में बढ़ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट जहां पे 0 हो रहा है वो हमारी कंडीशन क्या है, साम्य अवस्था की कंडीशन है। अब इसी ग्राफ को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए ड्रॉ करता हूं, इसी स्केल पे कर लेता हूं मैं, ये रेडियस है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आएगी, जहां पे इन दोनों का फोर्स 0 हो रहा है, उस स्थिति के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ हमारा किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा का। और ये जो एनर्जी है इसकी, ये एनर्जी जिसको U0 से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाएगी, इसकी
बंधन ऊर्जा क्या कहलाएगी? बंधन ऊर्जा। ये डिस्टेंस इसकी क्या कहलाएगी? जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और फोर्स क्या है? जीरो, वो क्या कहलाएगी? बंध लंबाई r0 कहलाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है किसका? कोई भी दो एटम हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारी ये कंडीशन है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलों की। क्रिस्टल है उसमें क्या होता है? क्रिस्टल में हमने देखा था बहुत सारे परमाणु होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी पहली यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि क्रिस्टल क्या है। एक स्पेस के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, वो किसी फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर रखे हुए हैं, जिनकी पीरियोडिसिटी क्या थी? फिक्स थी। किसी नियमित अंतराल पे उनकी क्या हो रही थी? पुनरावृत्ति हो रही थी। तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि दो परमाणु मिलकर एक अणु कैसे मिलाते हैं, बनाते हैं, तो फिर आगे तो पढ़ना ही फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। समझना है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। थ्योरी आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल के अंदर बाइंडिंग। ये क्या थी? ये हमने एक सिंपल बॉन्ड कैसे बनता है उसकी बात की थी हमने। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम थे, उनके मध्य बॉन्ड कैसे बन रहा था उसकी बात की है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल के अंदर बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। जैसे हम एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं किसका? NaCl का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? NaCl का। तो इस Na क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा और जालक ऊर्जा दो होती है इसकी। इस क्रिस्टल के लिए एक तो होती है बंधन ऊर्जा, जिसको ससंजक ऊर्जा भी कहते हैं, कोहेसिव एनर्जी भी कहते हैं इसको। और एक एनर्जी होती है इसकी दूसरी, वो होती है लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। इन दोनों में डिफरेंस है, वो आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप कभी भी ये मत कहना कि जालक ऊर्जा और बंधन ऊर्जा दोनों सेम होती है। ठीक है। NaCl क्रिस्टल जो बनता है उसमें क्या होता है? Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, और इस तरीके से Na प्लस आयन है वो Cl माइनस से गिरा रहता है, और Cl माइनस आयन है वो Na प्लस आयनों के द्वारा गिरा रहता है। इसकी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर भी बनाएंगे अपन थोड़ा सा आगे चल के, पूरी स्ट्रक्चर भी इसकी बनाएंगे जो FCC टाइप स्ट्रक्चर होती है। अभी थोड़ा सा सिंपली अपन समझ लेते हैं कि जो NaCl क्रिस्टल जो बनता है वो एक आयनिक क्रिस्टल होता है। आयनिक का मतलब वो आयनों के द्वारा मिलके बना हुआ है। तो Na प्लस आयन है वो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस इनके द्वारा गिरा रहता है। इसी प्रकार से ये Cl माइनस है वो दोबारा किसी Na प्लस से गिरा रहेगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे कहाँ कहाँ वो कितने एटम से गिरा रहता है, वो नेक्स्ट डिटेल में हम देखेंगे। तो अब देखो ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है। अगर हमारे पास एक Na प्लस आयन है और एक Cl माइनस आयन है, उन दोनों को हम पास लेके आ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? जालक के अंदर जहां जहां फिट करना वहां फिट कर रहे हैं अपन। तो ये क्या करेंगे? कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। किस लिए? क्योंकि इनके मध्य क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा या
लेटिस एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में आपको? NaCl है वो हमारा क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल है, और उस आयनिक क्रिस्टल में Na प्लस Cl माइनस मतलब एक Na प्लस है वो Cl माइनस से गिरा रहता है। इसी तरीके से Cl माइनस है वो भी किन्हीं दूसरे Na प्लस से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इस संरचना को बनाने में ये जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं अपन बंधन ऊर्जा की। बंधन ऊर्जा क्या चीज है? वही NaCl क्रिस्टल हमें बनाना है, लेकिन इस बार हमारे पास आयन नहीं है, हमारे पास क्या है, Na और Cl एटम। क्या है? एटम है, स्वतंत्र उदासीन परमाणु है। अगर इन उदासीन परमाणुओं से हमें NaCl लैटिस बनाना है, क्या करना है, उदासीन परमाणुओं से न्यूट्रल एटम्स की सहायता से अगर हमें NaCl लैटिस बनाना है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा। आई बात समझ में आपको? क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर उदासीन परमाणुओं से लैटिस बनाएंगे और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, बंधन ऊर्जा। अगर आयनों से ही हम लैटिस बना रहे हैं, आयन अपने पास ऑलरेडी आयन है, उनसे लैटिस बना रहे हैं, तो जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, हमारी लैटिस एनर्जी कहलाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? या फिर दूसरा तरीका इसको परिभाषित करने का यह भी है कि एक NaCl क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को या इसके एक मोल को स्वतंत्र Na और Cl में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। और उसी लैटिस से Na प्लस और Cl माइनस आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या कहलाएगी, वो लैटिस एनर्जी कहलाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर उदासीन परमाणुओं से हम जालक बना रहे हैं तो बंधन ऊर्जा, ससंजक ऊर्जा या कोहेसिव एनर्जी वो कहलाएगी। अगर आयन से हम बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, सिंपली लैटिस एनर्जी हमारी कहलाएगी। किसके लिए? आयनिक क्रिस्टलों के लिए। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। बंधन ऊर्जा की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक क्रिस्टल चालक से स्वतंत्र उदासीन परमाणुओं में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रकार से आप लैटिस एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें यहां तक? अब देखो हमारे पास जो बॉन्ड है, भी एक जालक है, जैसे NaCl के अंदर तो हमारे पास क्या थे, आयन थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोई जालक है आयन से ही बने। जैसा हमने पढ़ा भी था कि आधार है, जब हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था, एक क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, वो होता है जालक प्लस आधार। जालक क्या था, बिंदुओं का एक एरे थी या समुच्चय था जिनके ऊपर हमने क्या रखा था, आधार। जो आधार क्या था हमारा, परमाणु, अणु, आयन या परमाणुओं का समूह, कुछ भी हो सकता है। वो उन जालक पॉइंटों पे अगर रख देते थे तो हमें क्या मिल रहा था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें मिल रही थी। तो आधार है वो हमारा क्या हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। NaCl क्रिस्टल में हमारा क्या था, आयन थे। ये जो आधार क्या थे, आयन थे। लेकिन अगर कोई और क्रिस्टल हो उसमें ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे किसकी, डायमंड की बात करते हैं। किसकी, डायमंड की। तो उसमें क्या है, कार्बन एटम ही है, सिंपली एटम है, वहां आयन नहीं है। तो इस प्रकार उनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, सहसंयोजक बॉन्डिंग उनके अंदर होगी। तो ये जो बॉन्डिंग है वो कितने प्रकार की होती है, सबसे पहला होता है हमारा आयनिक बंध, दूसरा हमारा कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध, तीसरा हमारा कौन सा होगा, धात्विक बंध, और चौथा हमारा होगा वांडरवाल बंध।
और पांचवा हमारा कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार जब क्रिस्टल्स जब बनते हैं उनके अंदर कितने टाइप की बॉन्डिंग पॉसिबल है, या तो उनके मध्य आयनिक बॉन्ड बनेगा, या कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या मेटालिक बॉन्ड बनेगा, या वांडरवाल बॉन्ड बनेगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड उनके मध्य पाया जाएगा। तो इनको एक एक करके हम ये पांचों बॉन्ड हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बंध है वो कब बनता है और कैसे बनता है, कितनी एनर्जी इसमें रिलीज होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है वो दो आयनों के मध्य बनता है। कोई भी दो आयन, जैसे एक Na+ है और एक Cl- है, इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इस बॉन्ड को बनने के लिए हमें किनकी जरूरत है, एक तो किसकी जरूरत पड़ रही है, धनायन की, और एक किसकी जरूरत पड़ रही है, ऋणायन की। किसकी जरूरत पड़ रही है, एक धनायन की और एक ऋणायन की जरूरत पड़ रही है। धनायन कब बनता है, जब किसी परमाणु के वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस लेवल से, बाह्यतम कोश से अगर क्या कर दें हम, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक आपको पता है ये कैसे होता है। सपोज करो अपने पास क्या है, एक सोडियम एटम है। सोडियम एटम में क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। 11 तो इसमें प्रोटॉन है और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। कितने हो गए देखो, इसके अंदर 10 प्रोटॉन है नाभिक में, और 10 ये हो गए इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, चक्कर लगा रहे हैं। अब ये देखो इस समय ये परमाणु कैसा है, हमारा उदासीन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 10 परमाणु प्रोटॉन है और 10 के 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जितने धनावेश उतना का उतना क्या है, ऋणावेश। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, बाहर निकाल दूं, तो इस पे आवेश कैसा आएगा। अब देखो इसमें प्रोटॉन तो वो के वो 10 हैं, सॉरी 11 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इसमें 10 हो गई है, क्योंकि एक निकाल दिया। पहले इसमें 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अब हमने एक बाहर कर दिया तो आवेश कैसा आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन में जोड़ता तो क्या आता, नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत है इसमें यहां तक। तो धनायन जिस परमाणु से बनाना है उसके लिए आयनन ऊर्जा है, उसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जिस परमाणु का ऋणायन बनाना है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, आयनन ऊर्जा होती क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। आयनन ऊर्जा होती क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। किसी उदासीन परमाणु से, किससे, उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से, आउटर मोस्ट सेल से, बाह्यतम कोश जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड भी, संयोजी कोश भी कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु के वैलेंस लेवल या वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारी आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसका मान कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों हम एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे। इसलिए इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा हम डिफाइन करते हैं ऋणायन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन
बंधुता, ये क्या होती है, इसका मान ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम जोड़ेंगे किसी परमाणु के साथ तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब आयनन एनर्जी क्या है हमारी, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो, और ये क्या है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ये क्या है, हमारी पॉजिटिव। तो अब हम सिंपल बात कर लेते हैं, पहले Na की बात कर लेते हैं, सोडियम की। सोडियम हमारा उदासीन है, इसके अंदर से हमें क्या करना है, Na+ बनाना है और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसमें कुछ एनर्जी यहाँ पे हम देंगे, सम एनर्जी यहाँ पे हम देंगे। तो ये एनर्जी तो क्या कहलाएगी, आयनन एनर्जी। अब Cl है वो भी हमारा क्या है, उदासीन है, इससे हमें क्या बनाना है, Cl-। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी ये भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। ये एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अर्थात इन दोनों का एनर्जी का जो टोटल हम करेंगे वो क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी। यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये कम पॉजिटिव है, कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है आयनन ऊर्जा से। तो इन दोनों काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो क्या पड़ेगी, नेगेटिव। अर्थात ये दोनों काम अगर हम करेंगे, Na का Na+ Cl को Cl- बनाएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहेंगे। अब ये दोनों बनने के बाद Na बन गया, Na+ बन गया, और Cl बन गया। ये दोनों बनने के बाद इन दोनों को हम पास लेके आएंगे तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे, और यहां से भी एक एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे, जालक ऊर्जा, जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इस प्रकार से NaCl क्रिस्टल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए है, बंधन ऊर्जा चाहिए, या U कोहेसिव एनर्जी जिसको मैं कहूं, तो वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी हमारी U आयोनाइजेशन प्लस U इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस U लैटिस। इन तीनों का योग हमारा क्या कहलाएगा, बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा कहलाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे, अपना माइंड है वो स्टेबल रखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा है बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे NaCl की जो लैटिस एनर्जी, अभी हमने लिखा ना कि इसकी कुछ लैटिस एनर्जी आएगी, इस लैटिस एनर्जी का मान कितना आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इजी चीज़ है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।